एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? ये फोर्स हमेशा रेडियल एक्ट करते हैं। ये फोर्स दे एक्ट ऑलवेज रेडियल, दे एक्ट ऑलवेज रेडियल। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। इसका मतलब है दे एक्ट ऑलवेज रेडियल। इसका मतलब ये जो फोर्स होते हैं, ये जो फोर्स होते हैं, ये फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होते हैं और प्लस या माइनस आर कैप होते हैं, प्लस या माइनस आर कैप। मतलब समझो, ये पॉइंट अगर ओ है, ओरिजिन है, ये जहां भी रहेंगे, ये जहां भी रहेंगे, ये या तो इस डायरेक्शन में ऐड करेंगे, ये फोर्स जो है या तो इस डायरेक्शन में ऐड करेंगे और या फिर ये इनवर्ड ऐड करेंगे, लेकिन हमेशा इनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास करता है। या ये अगर ये रिपल्सिव फोर्स है, समझो रिपल्सिव फोर्स है, ये पोजीशन वेक्टर में ऐड करेंगे। ये प्लस या माइनस कुछ भी पॉसिबल है, ये प्लस या माइनस यहां पे कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये कोई भी फंक्शन हो, डिस्टेंस का कोई भी फंक्शन हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड या इनवर्ड होती है। ये आउटवर्ड या इनवर्ड होती है। या ऐसे हो सकता है फोर्स, या तो फोर्स रेडियली आउट है और या तो फोर्स जो है रेडियली इन है। समझ रहे हो ना? या तो ये आर कैप के डायरेक्शन या माइनस आर कैप डायरेक्शन। इसका मतलब है ये जो फोर्स होते हैं ये ऑलवेज पास थ्रू, दे ऑलवेज पास थ्रू, दे ऑलवेज पास थ्रू, पास थ्रू ओरिजिन या एनी पॉइंट। वो किसी एक पॉइंट से हमेशा पास करते हैं, वो कहीं भी चले जाए वो हमेशा एक पॉइंट से पास, इनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की दो खासियत होती है। सेंट्रल फोर्स की, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये डिस्टेंस का कोई भी फंक्शन हो सकता है। इट इज फंक्शन इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड इट इज एनी फंक्शन, इट इज एनी फंक्शन एट डिस्टेंस। डिस्टेंस का कोई भी फंक्शन होगा, लेकिन इन डायरेक्शन इट इज ऑलवेज along the radius। इनका लाइन ऑफ एक्शन, इनका लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन of these forces always pass through, always pass through a fixed point। इनकी दो खासियत होती है। पहला, ये टॉर्क नहीं दे सकते हैं। हम रोटेशन मैकेनिक्स में देखेंगे ऐसे फोर्स कभी टॉर्क नहीं दे सकते हैं। और दूसरा, इनका वर्क डन बहुत आसानी से निकलता है, इनका वर्क डन बहुत आसानी से निकलता है। ठीक है, सो ये सेंट्रल फोर्स होते हैं, इनका वर्क डन कैसे निकालेंगे? सो क्वेश्चन इज वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस। देखते हैं कैसे निकालेंगे, हाउ टू गेट वर्क डन बाय दीज फोर्सेस। तो मान लेते हैं ओरिजिन ये है, ओरिजिन ये है, और मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। मान लेते हैं ओरिजिन ये है और ये पोजीशन वेक्टर। हम ये भी मान लेते हैं कि ये ऐसे करके इस पाथ पे कोई पार्टिकल चल रहा है। हम मान लेते हैं हम इस पार्टिकल को इस पाथ पे चला रहे हैं। दिस इज द पाथ ऑन विच दिस पार्टिकल इज मूविंग। हम जानना चाहते हैं कि यहां से लेके जब यहां तक जाएगा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कितना होगा। हम जानना चाहते हैं कि ये जो फोर्स है, जो क्या है, ये जो फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स है फंक्शन ऑफ रेडियस, डिस्टेंस का फंक्शन है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन वाइज आर कैप है, और डायरेक्शन वाइज आर कैप है, या प्लस या माइनस आर कैप है। हम जानना चाहते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जब ये जाएगा, यहां से लेकर यहां तक जब ये पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा बाय अमाउंट डी आर, जब ये पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा बाय अमाउंट डी आर, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर में ये वर्क कितना करेगा, ये वर्क कितना करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस डी आर वेक्टर को हम ब्रेक कर सकते हैं। हम इस डी आर वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? देखो, हम इस डी आर वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। हम इस चेंज इन पोजीशन वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन सा? डी आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं, एक तो इंक्रीज इन रेडियस,
ये क्या है, इंक्रीज इन डिस्टेंस, ये है इंक्रीज इन डिस्टेंस dr, किस डायरेक्शन में, आर कैप, इंक्रीज इन डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, आर कैप, पोजीशन वेक्टर, प्लस हम इसको लिख सकते हैं ये एक आर्क की तरह बिहेव करेगा, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर, ये एक आर्क की तरह बिहेव करेगा, और ये एंगल कितना है, डी थीटा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, ये जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा डी आर और इसका होगा आर डी थीटा, सो दैट वुड बिकम आर डी थीटा, आर डी थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन, हमने पोलर कोऑर्डिनेट देखा, इसको बोलते हैं थीटा कैप, जिस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज करता है, थीटा कैप, या यूं कह सकते हो ये है रेडियल वेक्टर और ये है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ठीक है, समझो इस वेक्टर को तुम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो, एक जिस कंपोनेंट की वजह से डिस्टेंस बढ़ा और एक जिस कंपोनेंट की वजह से डायरेक्शन चेंज हुआ, जिस कंपोनेंट की वजह से डिस्टेंस बढ़ा वो है चेंज इन लेंथ, ये है डी आर, ओनली मैग्नीट्यूड डी आर आर कैप, डी आर किस डायरेक्शन में, आर कैप, और आर डी थीटा किस डायरेक्शन में, आर डी थीटा किस डायरेक्शन में, थीटा कैप। तो अगर तुम यहां से यहां तक में वर्क डन निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे, लिखोगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, क्या लिखोगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ये हमेशा वैलिड होता है, एफ डॉट डी आर, ये हो जाएगा देखो एफ एज फंक्शन ऑफ आर इंटू आर कैप, एफ एज फंक्शन ऑफ आर इंटू आर कैप, डॉट डी आर को लिख दोगे डी आर आर कैप, डी आर टाइम्स ऑफ आर कैप प्लस आर डी थीटा टाइम्स ऑफ थीटा कैप, आर डी थीटा टाइम्स ऑफ थीटा कैप। तो तुम देख सकते हो आर कैप डॉट थीटा कैप जीरो होगा, आर कैप पोजीशन वेक्टर रेडियल डॉट थीटा कैप टेंजेंशियल जीरो होगा। देखो आर कैप इस डायरेक्शन में होता है और थीटा कैप इस डायरेक्शन में होता है, आर कैप डॉट, तो सेकेंड टर्म माइनस हो जाएगा, देखो आर कैप डॉट थीटा कैप, क्योंकि आर कैप है रेडियल और थीटा कैप है टेंजेंशियल, सर्कुलर में टेंजेंशियल, इनका जीरो होगा, ये सेकेंड टर्म माइनस हो जाएगा और तुमको मिलेगा यहाँ पे, और आर कैप डॉट आर कैप 1 होगा और आर कैप डॉट आर कैप 1 होगा, तो यहां से तुमको मिल जाएगा एफ एज फंक्शन ऑफ आर, एफ एज फंक्शन ऑफ आर इंटू डी आर, सिंपल एफ एज फंक्शन ऑफ आर इंटू डी आर। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, it only depends on increase in distance, nothing else। ये dr क्या है बताओ, ये increase in distance, ये r कैप डॉट r कैप क्या हो गया 1, तो f डॉट dr, तो f डॉट dr मीन्स f r इंटू dr, f r इंटू dr, r कैप मीन्स r कैप डॉट r कैप इज 1। तो यहां पे तुमको आ गया, देखो किसी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड इंटू इंक्रीज इन डिस्टेंस, तो समझो दिस ओनली डिपेंड्स ऑन, दिस वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन increase in distance from O, not on the direction in which it is increased, not on direction, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ मैं एलॉबरेट कर रहा हूं। हम इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से ना लिख के हम ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, हम इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। क्या निकाल सकते थे भाई, हम ये भी बोल सकते थे, हम इसको ये भी बोल सकते थे, कैसे देखो, हम इसको एक अल्टरनेटिव मेथड इस तरह से भी कर सकते थे। हम कहते कि ये मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर आर है, ये पोजीशन वेक्टर आर है और ये चूंकि इस तरह से है तो ये जो है वेक्टर कितना है, डी आर है, ये वेक्टर डी आर है, चेंज इन वेक्टर है, और आर और डी आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो जब तुम लिखते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, तो तुम इसको लिखते हैं एफ एज फंक्शन ऑफ आर, जो भी फंक्शन ऑफ आर है, एफ एज फंक्शन ऑफ आर इंटू आर कैप, ये हो गया वेक्टोरियली। यहां पे प्लस या माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, रिपल्सिव है तो प्लस आर कैप और अट्रैक्टिव है तो माइनस आर कैप, बट हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ओरिजिन टू पॉइंट पी, उसी पे वो फोर्स लाई करेगा।
डॉट डी आर कैप। अब देखो डी आर वेक्टर को जब तुम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा बताओ। अगर हम इसको आर कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आएगा, ये है आर कैप यूनिट वेक्टर, ये क्या है आर कैप पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में, ये है यूनिट वेक्टर। जब आर कैप डॉट डी आर लेंगे तो आएगा एफ आर, तो बाहर निकल गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये है यूनिट वेक्टर 1, ये वेक्टर डी आर, और अगर इन दोनों बीच में एंगल आर कैप और डी आर वेक्टर में, आर कैप पोजीशन वेक्टर और डी आर वेक्टर में अगर एंगल है थीटा तो ये कॉस थीटा, 1 इंटू डी आर कॉस थीटा। बट डी आर कॉस थीटा क्या बताओ, व्हाट इज डी आर कॉस थीटा? डी आर कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी आर कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये है डी आर कॉस थीटा, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये है डी आर कॉस थीटा। सो डी आर कॉस थीटा का मतलब है इंक्रीज इन रेडियस, यह इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन डिस्टेंस, ठीक है, यह है इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा एफ आर इंटू, हम इसको कह सकते हैं एफ एच फंक्शन ऑफ आर इंटू चेंज इन रेडियस का मॉड, चेंज इन रेडियस का मॉड, ये कह सकते हैं। यहां पे हो जाएगा डी आर कॉस थीटा, इसको हम ये कह सकते हैं, इसको हम डीएल कह देते हैं, इसको हम डीएल कह देते हैं, इसको हम डीएल कह देते हैं। तो ये हो जाएगा डीएल, इसको ले लो डीएल, ये डीएल कॉस थीटा हो जाएगा डीआर, ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब क्या हुआ समझो। इसका मतलब ये हुआ ऐसे फोर्सेस में एक खास बात है, क्या खास बात है कि मान लो ऐसे फोर्स, यहां अगर पॉइंट ओ है और तुम यहां से एक ऐसे एक स्फेयर बना दो, यहां एक स्फेयर बना दो, तुम क्या करो यहां पर एक स्फेयर बना दो, ठीक है, ये पॉइंट है ओ, यहां डिस्टेंस कितनी है आर, इस पूरे पे डिस्टेंस है आर, इस पूरे पे डिस्टेंस है आर, कोई भी सेंट्रल फोर्स अगर है इस पूरे पे डिस्टेंस है आर, तो जब पूरे पे डिस्टेंस है आर तो तुम अगर इसको यहां से लेकर यहां तक जाओगे, ए से लेकर बी तक जाओगे, तो व्हाट इज डी आर, व्हाट इज चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जीरो। व्हाट इज चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जीरो। इसका मतलब ये पूरे पे ए से लेके बी जाओ या इस स्फेयर पे कहीं से कहीं चले जाओ, तुम्हारा वर्क डन जीरो होगा। दैट मीन्स ऑन ए पर्टिकुलर स्फेयर, सो वर्क डन इज जीरो, याद रखना, वर्क डन इज जीरो इफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिमेन्स सेम। जैसे अगर तुम यहां से लेके वर्क फ्रॉम ए से बी तक जीरो आएगा, क्यों आएगा जीरो, क्योंकि तुम जब यहां से यहां जा रहे हो तो तुम्हारा डीआर नहीं चेंज हो रहा, डायरेक्शन तुम भले घुमा रहे हो बट यहां डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, यहां सिर्फ मतलब किससे है, डिस्टेंस से। तो यहां जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस, यहां वही डिस्टेंस, यहां डीआर वेक्टर चेंज हो रहा है, तुम्हारा डीआर वेक्टर चेंज हो रहा है, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, आर वेक्टर चेंज हो रहा है, बट आर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट, बट द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या इसको कह दो इंक्रीज इन, इसको कह दो डीआर का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस जीरो है। ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं, ऐसे फोर्सेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा वर्क डन इस पर डिपेंड नहीं करे, और अगर तुम्हारा मान लो इसको यहां से लेकर यहां गए हो डीआर डिस्टेंस, या तुम इसको यहां से लेकर यहां जाओ डीआर डिस्टेंस, या तुम इसको यहां से कहीं भी डीआर डिस्टेंस, आर को डीआर कर दो, डिस्टेंस आर को डिस्टेंस आर प्लस डीआर कर दो, तुम्हारा वर्क डन सेम आएगा। इसका मतलब तुम एक दूसरा स्फीयर यहां बनाओ जिसकी रेडियस कितनी है, आर प्लस डीआर, इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर प्लस डीआर। तुम इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट से
तुम इस इनर स्फीयर के किसी भी पॉइंट से आउटर स्फीयर के किसी भी पॉइंट तक चले जाओ, तुम्हारा वर्क डन आएगा FRDR। वो सिर्फ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे डिपेंड करता है। तो याद रखना, रेडियल डिस्टेंस यहाँ का R है, इस पूरे पे R है, और रेडियल डिस्टेंस यहाँ पर R प्लस डी आर है, पूरे पर R प्लस डी आर है। सो तुम इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट से इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे जाओगे, तुम्हारा इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर DR ही है, इसलिए वर्क डन सेम आएगा। और अगर इसके ऊपर कहीं घूमे हुए यहां से यहां, तो वर्क डन 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल डिस्टेंस एंड फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हम बाद में देखेंगे ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है सेंट्रल फोर्स की। क्या दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेंट्रल फोर्स की? क्या है? दैट इट इज ऑलवेज, उसमें केपलर्स लॉ वैलिड होते हैं, यानी वो एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज नहीं कर सकता है, वो बताएंगे। अब जरा देखो, इसका मतलब समझो, हमारे पास कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं, हमारे पास कौन कौन से फिजिक्स में ऐसे फोर्सेस हैं। देखो, पहला फोर्स जो है वो है स्प्रिंग फोर्स। हेलो सर। हाँ सर, जनरेटर हो गया, चालू नहीं हुआ? हाँ, क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ। अरे अभी कौन सी चल रही है? 11th की। अच्छा, अभी छुट्टी नहीं होगी। अच्छा, समझ गया। अरे 2 मिनट बात कर सकते हो क्या? बस 2 हाँ मिनट। हाँ हाँ हाँ, बताओ ना। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि वो दीपक का कोई 11th का बच्चा है, बाहर से आया हुआ, उससे मिलने जाना है। ठीक है। तो ये आपकी क्या बोलते हैं, 12th में तीसरा लेक्चर ले लोगे 7 बजे वाला? हाँ, ले लेंगे बच्चों को उसमें। ये अच्छा, मेरी 7 बजे, अच्छा उसकी होगी, लेकिन बायो की क्लास। अरे हाँ, बायो वाला कैसे लेगा? एक काम करता हूँ ना, बायो वाले को मैं काम करता हूँ, मेरा मोबाइल ऑन करके चले जाता हूँ, उसको बोलता हूँ मेरे से ले लेगा। चलो मैं एक बार बायो वाले से बात करता हूँ, खुद ले पाएगा नहीं। ठीक है, वैसे बात कीजिए और मुझे आप बता दीजिए, मैसेज कर दिए, बता दीजिए, तो मैं 7 बजे से क्लास ले लूंगा। चलो ओके, फिर मैं ऑफिस निकल जाऊंगा, क्लास लेके चलो। ठीक 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 ठीक, चलिए। सुनाई दे रहा है? यस सर। देखो, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कट रहा है? हाँ। स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सारे सेंट्रल फोर्सेस हैं। इसलिए सब के सब इस पे डिपेंड करे। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमने ये देखा है, और मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, हालांकि हमने उसमें तुमको एलोबरेट नहीं किया था। मान लो एक स्प्रिंग है, यहां पे, ये इसका यहां पर है, और ये स्प्रिंग अब यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ये मोशन चलता रहा, ये यहां पहुंच गया। क्या ये स्प्रिंग फोर्स सेंट्रल फोर्स है? यहां पे जब ये था तो क्या स्प्रिंग फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा था? जब ये यहां पहुंचा तो क्या ये ऐसे एक्ट कर रहा था? स्प्रिंग फोर्स, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूं। जब यहां पहुंचा, क्या ये ऐसे एक्ट कर रहा था? कर रहा था? तो जरा देखो, यहां पे इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के एक स्फीयर बनाओ, ऐसे करके बना दिया। स्फीयर दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसको सेंटर माना, इसको रेडियस माना, स्फीयर बना दिया। अब ये बताओ, अगर हम इस स्प्रिंग को यहां से लेके यहां ले आए, और इस स्प्रिंग को यहां से लेके यहां ले आए, तो कितना वर्क डन होगा? नेट वर्क डन बाय स्प्रिंग
0। क्यों? यहां जो लेंथ है वही लेंथ यहां भी है ना? यस सर। ठीक, तुमको यहां से यहां तक वर्क डन निकालना है। कहां से कहां तक? ए से यहां तक। तो क्या करोगे अब? तुम क्या करोगे, इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के एक स्फीयर बना लो। ऐसे इसको रेडियस मान के इसको सेंटर मान के स्फीयर बना लो। तो तुम्हारा वर्क डन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा इनिशियल रेडियस कितनी थी और फाइनल रेडियस कितनी है। अब चाहे ये यहां से यहां आए और चाहे ये यहां से यहां गया हो, चाहे इनिशियल पॉइंट 1 हो फाइनल 2 हो, या इनिशियल पॉइंट 1 हो फाइनल 3 हो, या इनिशियल पॉइंट 1 हो और फाइनल 4 हो, तुम्हारे सब में वर्क डन सेम आएगा बाय स्प्रिंग। सही है? यस। और तो इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ये 1D की तरह बिहेव करता है। यानी कि जब एक बार ये FRDR आ गया तो भले तुम्हारा ये 3 डायमेंशन में चीजें हो रही हैं, अगर हम इस स्फीयर से खींचें और इस स्फीयर पे हम कहीं भी इस पॉइंट को लेके चले जाएं, हम इस पॉइंट को, इस ब्लॉक को ऐसे खींच के यहां ले आए, फिर इसको खींच के यहां ले आए, हमारा वर्क डन 0 आएगा स्प्रिंग का। क्योंकि जो एलोंगेशन यहां है उस पूरे स्फीयर पे इसका लेंथ सेम है ना? यस सर। तुम अगर इसको यहां से इससे इस तरह से लेके जाओ, ऐसे करके तुम अगर इस स्फीयर को यहां से यहां लेके जाओ, सो दैट इसके 2 कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, तो तुम्हारा वर्क डन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो ये स्प्रिंग वर्क करेगा वो वर्क सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, इस पे नहीं करेगा। तो स्प्रिंग में जो चेंज इन लेंथ आया है उस पे वर्क डन होता है, और चेंज इन लेंथ ये है। ठीक है? अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है, मैं तुम्हें पहले तीनों फोर्स से बता देता हूं क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स के केस में होता है F इज इक्वल टू K इंटू R, K इंटू R माइनस R कैप। ये होता है स्प्रिंग फोर्स में। ग्रेविटेशन में होता है G m1 m2 बाय R स्क्वायर माइनस R कैप। क्यों माइनस R कैप? ये अट्रैक्टिव फोर्स है, आउटवर्ड नहीं लगता है, इनवर्ड लगता है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R कैप। होता है ना? यहां पे फंक्शन है KR, या कह सकते हो माइनस KR। यहां पर फंक्शन है माइनस G mm बाय R स्क्वायर। देखो FR R कैप, FR R कैप, यहां पर फंक्शन है ये। सब के सब कंजर्वेटिव फोर्स है। सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। जो हम बताएंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है तो हम तुमको बताएंगे सेंट्रल फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है? तो अगर हमको इन सब केसेस में कहीं भी कोई क्वेश्चन बनाना हो, यहां बनाना, यहां बनाना, तो याद रखना, अगर ग्रेविटेशन में तुम यहां एक मास है m, और तुम अगर यहां से लेके यहां चले आए, यहां से लेके यहां चले आए, यहां से लेके यहां इक्वल डिस्टेंस पे, तो तुम्हारा कुछ चेंज नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन तभी होगा जब डिस्टेंस चेंज होगा। वर्क डन तभी होगा जब डिस्टेंस चेंज होगा। और डिस्टेंस में सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि R1 कितना था और R2 कितना है। सिर्फ R1 और R2 पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है किस डायरेक्शन में है। तो अगर तुम इसको यहां से लेकर A से लेकर के और B तक पहुंच जाओ, तुम इसको A से लेकर B तक पहुंच जाओ, जहां पर A पर इसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी थी R1 और B पे डिस्टेंस कितनी है R2, तो तुम्हारा वर्क डन वही आएगा, वही आएगा जो तुम यहां से डायरेक्ट यहां जाके लाते R1 से R2। ये पूरा का पूरा स्फीयर इक्विपोटेंशियल होता है। ठीक है? सर हाँ सर, वो जो फोर्स में सर आपने वो लिख रखा है सर टॉप पे हाँ। स्प्रिंग का फोर्स, हाँ, सर इसमें चेंज इन लेंथ, ये चेंज, सर ये पॉजिटिव नेगेटिव सर इसकी डायरेक्शन दोनों हो सकती है ना? हाँ दोनों हो सकती है, करेक्ट, यहाँ दोनों हो सकती है।
हमने एलोंगेशन लिया बट यहाँ दोनों हो सकती है। और सर ये ग्रेविटेशन के केस में फिक्स होगी? ग्रेविटेशन के केस में हाँ हमेशा। और यहाँ पे भी अगर Q1 Q2 दोनों प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस रिपल्सिव, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस रिपल्सिव, प्लस इंटू माइनस तो माइनस अट्रैक्टिव। जब पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे तो बताऊंगा उसमें कि ग्राफ से या साइन से कैसे पता करते हैं कि फोर्स लेफ्ट होगा कि राइट होगा, ग्राफिकल जो है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो याद रखना कि कंजर्वेटिव होता है। अच्छा दूसरी बात तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हम फिर बात करेंगे सेंट्रल फोर्स पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लेंगे तो, जब हम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लेंगे तो। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सबसे पहले हम तो ये बता रहे हैं कि ऑल सेंट्रल फोर्सेस, अच्छा अभी तो कंजर्वेटिव फोर्स स्टार्ट नहीं किए हैं, तो सेंट्रल फोर्स का वर्क डन निकालना है तो तुम सिर्फ डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पे लेके भी निकाल सकते हो, सिर्फ डिस्टेंस। इसीलिए हम जब स्प्रिंग का फोर्स लेते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स तिरछा है या क्या है, हम कहीं से कहीं ले लेते हैं, सिर्फ डिस्टेंस देखते हैं और निकाल देते हैं। हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, इंडिपेंडेंट ऑफ कि x1 इधर था और x2 के टाइम इधर हो गया, तो हो गया तो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। क्या वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, समझो इस बात को, तुमको ये बताएंगे। अब तो हम चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है, ठीक। कहने मतलब है जितना टाइप का फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, किसी भी टाइप का फोर्स हो, दुनिया में किसी भी टाइप का फोर्स हो, कोई उसमें कोई बचता नहीं है, सबको ले लो, सबका वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कार्डिंग। अब ये जो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स मैंने लिखा है, ये कब लोगे? इफ वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी with respect to an accelerated frame, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, फाइंड द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, और जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में पूछा गया है वो खुद एक्सीलरेशन में है, वो खुद किस में है? एक्सीलरेशन में, तो कैसे निकालोगे? तुमको स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा और वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स लोगे तो तुमको उस पर्सन के फ्रेम में, क्योंकि वो पर्सन खुद एक्सीलरेटेड है, नॉन इनर्शियल है, तो वो भी न्यूटन लॉ लगा सकता है, बट उसको क्या करना पड़ेगा? अपने एक्सीलरेशन का अपोजिट फोर्स लेना पड़ेगा ma। अगर वो फोर्स ले ले और उसका वर्क डन ले ले तो उसको आंसर वही आता है, उसका ये मैच हो जाता है। क्योंकि याद रखना दिस होल थिंग, अगर वो इनर्शियल फ्रेम है, अगर इनर्शियल फ्रेम है तब तो नहीं लेंगे इसको, तो उसको काइनेटिक अलग आएगा, बट नॉन इनर्शियल है तो उसको लेना पड़ेगा क्योंकि उसको काइनेटिक जो है जस्टिफाई। याद रखना लेफ्ट हैंड साइड फ्रेम डिपेंडेंट होता है, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, समझ रहे हो? वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, काइनेटिक एनर्जीज आर फ्रेम डिपेंडेंट, सारे वर्क फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है, लेकिन वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इन ऑल फ्रेम, बट डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा K वैलिड इन ऑल फ्रेम। मीन्स हो सकता है कि मैं अपने फ्रेम में वर्क डन देख रहा हूं 10 जूल, टोटल वर्क डन देख रहा हूं 10 जूल, और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या देख रहा हूं? 10 जूल। मैं अपने फ्रेम में टोटल वर्क डन देख रहा हूं 10 जूल और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी देख रहा हूं 10 जूल। हो सकता है दूसरा पर्सन जो मूविंग पर्सन है वो अपने फ्रेम में वर्क डन देखेगा 5 जूल, बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 5 जूल ही देखेगा। एक तीसरा पर्सन अपने फ्रेम में वर्क डन देखेगा 0, काइनेटिक एनर्जी चेंज भी देखेगा 0। मतलब जो लेफ्ट देखेगा वही राइट देखेगा। इक्वालिटी हर फ्रेम में आता है, ठीक। इलस्ट्रेशन ले रहा हूं,
याद रखना, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट। डिफरेंट पर्सन लेफ्ट हैंड साइड अलग देखेगा, डिफरेंट पर्सन राइट हैंड साइड अलग देखेगा, बट हर पर्सन लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड देखेगा। देखो कैसे, देखो कैसे। शुड आई टेक क्वेश्चन इलस्ट्रेट, क्योंकि अब हम स्यूडो फोर्स का वर्क डन ले रहे हैं। इसी स्यूडो फोर्स में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वर्क डन ले लेंगे। ठीक है, शुड आई टेक स्यूडो फोर्स का वर्क डन। तो देखो स्यूडो फोर्स का वर्क डन हम दो तरह से ले सकते हैं। हाँ 96। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन ये है, ये दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये सरफेस स्मूथ है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू इक्वल टू 0.6, यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 0.6। ये 10 kg का है और ये 30 kg का है। और मैं यहां देख रहा हूं इसने इसके फोर्स लगा दिया है 160 न्यूटन, ठीक। एट टी इक्वल टू 0 ये फोर्स लगना शुरू हुआ है। 0 से टी टाइम तक में, 0 से टी टाइम तक में तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, ठीक है। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी। पहला ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में तुमको लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम, ग्राउंड फ्रेम में तुमको लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लगाओ, ठीक। तुमको ग्राउंड फ्रेम में लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले ये बताओ, क्या दोनों साथ चलेगा? क्या दोनों साथ चलेगा? लेट अस सपोज कि दोनों साथ चलेगा। लेट अस एज्यूम दैट दे मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ, लेट अस assume that they move together with common acceleration of 160 by 40। कितना हो गया बताओ? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है ना। अगर दोनों साथ चलेगा तो दोनों को सिस्टम मान लेते हैं लेट देयर बी नो स्लिपिंग। तो इसको कितना फोर्स चाहिए? इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 10 kg का ब्लॉक 40 चाहिए। क्या इसको 40 मिल सकता है? यहां मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन कितना है बताओ? यहां मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन कितना है? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन चाहिए कितना? अब अगर हम एक बार हमने कॉमन मान लिया, दोनों को सिस्टम मान लिए, 40 kg ब्लॉक को सिस्टम मान लिए, तो एक्सीलरेशन ये आ रहा है। नाउ लेट अस टेक 10 kg ब्लॉक, नाउ लेट अस टेक 10 kg ब्लॉक एंड एज्यूम दैट देयर इज सम फ्रिक्शन एक्टिंग। क्योंकि तुमने तो फोर्स यहां लगाया था, इसके ऊपर तो कोई फोर्स था ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर एक ही फोर्स है और वो कितना है? फ्रिक्शन। ये इसको 4 देगा तो फ्रिक्शन कितना होना पड़ेगा? मास इनटू एक्सीलरेशन 40 न्यूटन। इज पॉसिबल? यस पॉसिबल। व्हाई पॉसिबल? बिकॉज इट इज लेस देन 60 न्यूटन। इसका मतलब मेरा एजम्पशन सही है। अब बताओ, ग्राउंड फ्रेम में अगर तुम देखो तो तुमको दोनों चलता दिखेगा, तुमको दोनों चलता दिखेगा। किस एक्सीलरेशन से? फोर्स से। अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में देख के बना रहे हो, अगर तुम ग्राउंड फ्रेम पे खड़े होकर क्वेश्चन बना रहे हो, तो तुमको ये ब्लॉक दिखेगा। कौन सा? 10 kg ब्लॉक। इसमें तुमको फ्रिक्शन दिखेगा 40 न्यूटन, जबकि तुमको ये जो दिखेगा, ये दिखेगा 160 न्यूटन। यहां फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना फ्रिक्शन? 40 न्यूटन। इसकी एक्सीलरेशन कितनी है तुम्हारी? 4। इसकी भी कितनी है? तो जरा लिखो, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पे लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन 10 kg ब्लॉक, ऑन 10 kg ब्लॉक। ग्राउंड फ्रेम हम क्या कर रहे हैं? ऑन 10 kg ब्लॉक,
क्या होगा बताओ? व्हाट इज द वर्क डन बाय, एक ही फोर्स है फ्रिक्शन, कितना होगा बताओ? व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? mg और नॉर्मल वर्क जो है नहीं करेगा, फ्रिक्शन का वर्क डन। फ्रिक्शन हो गया 40, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर होगा। बताओ, फ्रिक्शन है 40, डिस्प्लेसमेंट है हाफ AT स्क्वायर। एग्रीड? व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन 10 kg ब्लॉक? तुमको 10 kg ब्लॉक में क्या दिखेगा? अगर तुम ग्राउंड पे खड़े हो तो देखिए 10 kg ब्लॉक पे एक फ्रिक्शनल फोर्स था 40, और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी किसी टाइम t में हाफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जो है हो जाएगी हाफ AT स्क्वायर। दिस द वर्क डन। तुमको k इनिशियल कितना दिखेगा? 0, और k फाइनल दिखेगा, k फाइनल दिखेगा हाफ mv स्क्वायर। हाफ मास कितना है? 10। स्पीड कितना होगा बताओ? इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी टी टाइम के बाद? टी टाइम के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस AT, 40। क्या ये kf माइनस ki के इक्वल है? क्या ये और kf माइनस ki इक्वल है? ये कितना होगा? 80t स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 80t स्क्वायर। ये कितना होगा? 80t स्क्वायर। सही है? ये है वर्क डन, ये चेंज नहीं करनी। क्या ये दोनों सेम आ रहा है? बताओ। हेलो? यस सर, सेम है। सेम है, इसका मतलब यहां वर्क इन ये थ्योरम वैलिड है। ठीक है, एट्टी टी स्क्वायर इज 80t स्क्वायर। के वर्क डन इक्वल। अच्छा जरा इस पे देखो, ऑन 30 kg ब्लॉक, ऑन 30 kg ब्लॉक देखो दो वर्क होगा, इसका वर्क और इसका वर्क। ये 30 kg ब्लॉक कितना चलेगा बताओ? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। इस 30 kg ब्लॉक का भी टी टाइम में इस एक्सेलरेशन की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी होगा। पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इसकी वजह से कितना होगा? 160। देखो वर्क डन इसके ऊपर 30 kg ब्लॉक के ऊपर वर्क डन, इसकी वजह से पॉजिटिव वर्क कितना? 160 इंटू एक्स। इसकी वजह से कितना? -40 इंटू एक्स। समझ रहे हो? ये फोर्स लगाया था तुमने राइट वर्ड, और ये मूव भी किया राइट वर्ड, ये पॉइंट मूव भी किया राइट वर्ड। 160 इंटू एक्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था पीछे, तो ये कितना मूव कर गया? एक्स आगे, तो -40 इंटू एक्स, दैट इज 120 इंटू एक्स। बट एक्स इज व्हाट? एक्स इज व्हाट? हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन। ये हो गया वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स कंबाइंड। नाउ कम टू काइनेटिक एनर्जी। के इनिशियल 0, के फाइनल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू मास इज 30, टी टाइम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ? 4t का होल स्क्वायर। क्या ये वर्क डन और ये काइनेटिक एनर्जी सेम है? के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या इसके इक्वल है बताओ? ये होगा 240t स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा 240t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 इंटू 3, 16 इंटू 30, 16 इंटू 30, 16 इससे कट जाएगा, हो जाएगा 8 इंटू 30, 240t स्क्वायर, है ना? एग्रीड? यस सर। ये वैलिड है। सर हाँ, इसमें दोनों ब्लॉक को अलग अलग लेने के बजाय पूरे सिस्टम को साथ में ले सकते थे। दोनों ब्लॉक को अलग अलग लेने के बजाय दोनों को एक साथ, हाँ ले सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते थे। तुम चाहते तो दोनों का अगर निकाल तो अगर दोनों पे लगाना चाहते वर्क एनर्जी थ्योरम, तो तुम फ्रिक्शन को हटा देते। हम क्या बताए हैं? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ओवर द एंटायर सिस्टम इज ऑलवेज 0 बताए हैं। हाँ सर। देखो तो इस पे फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया था?
इस पे अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन ने पॉजिटिव वर्क किया था, अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन ने पॉजिटिव वर्क किया था, तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में ये चला है कितना 80t स्क्वायर, 80t स्क्वायर, ठीक है ना। लोअर ब्लॉक पे फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया है, इसको निकालोगे कितना आएगा, देखो ये है 40, देखो कहां गया, ये है 40 इंटू एक्स, ये है प्लस 40 इंटू एक्स, ये क्या है माइनस 40 इंटू एक्स, दोनों कट जाएगा ना। क्यों कट जाएगा, देखो ये मान लो पॉइंट है, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन पीछे था, द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द अपर ब्लॉक, वहां फ्रिक्शन ऐड कर रहा था, और टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द लोअर ब्लॉक, उस पे फ्रिक्शन आगे ऐड, सॉरी उल्टा कर दिया, यहां फ्रिक्शन ऐड करेगा आगे, इसको चलाएगा है ना, इस पॉइंट P पे फ्रिक्शन ऐड करेगा आगे, और इस पॉइंट Q पे वही फ्रिक्शन ऐड करेगा पीछे, लेकिन P और Q तो साथ चल रहा है ना, स्लिपिंग नहीं हो रहा है ना, P और Q तो चिपक गया है ना, साथ चल रहा है ना, चल रहा है ना। इसका मतलब वेक्टर F डॉट dr और वेक्टर माइनस F डॉट dr, तुम dr तो सेम लोगे ना, चाहे तुम P का लो, चाहे तुम P का या Q का लो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का कॉमन आएगा, बट फोर्स ऑपोजिट है, एक एक्शन एक रिएक्शन है, तो एक में लोगे F डॉट dr, एक में लोगे, अगर ये वेक्टर F है तो ये क्या होगा वेक्टर माइनस F डॉट dr, तो दोनों कट जाएगा ना। चलो अब हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं किस फ्रेम में, समझो, हम इस क्वेश्चन बना रहे हैं इस फ्रेम में, यहां बैठ के, जो पर्सन 30 kg ब्लॉक पे बैठा हुआ है उस वो क्या देखेगा, बनाए इसको। अब हम इसको, तुमने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम ग्राउंड फ्रेम में वैलिड है, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं, तुमको लगा कि हाँ ठीक है ये तो होना ही था, वर्क एनर्जी थ्योरम को ग्राउंड फ्रेम में तो वैलिड होना ही था, वर्क एनर्जी थ्योरम को तो ग्राउंड फ्रेम में वैलिड होना ही था। अब हम इसको, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए उसको मिटा दिए हैं, अब हम क्या ले रहे हैं समझो, अब हम इस फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, हम खुद उस ब्लॉक पे बैठ के देख रहे हैं, और अब देख रहे हैं इंटरेस्टिंगली कैसे मैच होगा स्यूडो फोर्स लेने के बाद। हमारा क्वेश्चन ये था, ये था 30 kg आई थिंक, 10 kg, यहां था 0.6, यहां हमने फोर्स लगाया था 160 न्यूटन, हमने देखा था कि एक्सीलरेशन कॉमन कितना था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं कॉमन एक्सीलरेशन, विदाउट स्लिपिंग, विदाउट रिलेटिव स्लिपिंग, with frictional force, magnitude of frictional force here is equal to 40 न्यूटन, हमने ये निकाल लिया था, ये दोनों साथ चलेगा, ये दोनों साथ चल रहा है विद कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ A। अब सोचो हम यहां बैठ के देख रहे हैं, ये B पर्सन देख रहा है, इस B को ये रेस्ट पे दिखेगा ना, यस सर, रेस्ट पे दिखेगा, तो ये क्या बोलेगा कोई वर्क हुआ ही नहीं, ये बोलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो, तो इसको जस्टिफाई कैसे करेगा, इसको जस्टिफाई कैसे करेगा, ये इसको जस्टिफाई कैसे करेगा, देखो कैसे करेगा ये पर्सन देखेगा, तो ये पर्सन क्या कहेगा, एज सीन बाय, अच्छा मैंने यहां स्लिपिंग नहीं कराया था, खैर जो भी है, एज सीन बाय बी, बी क्या देखेगा, बी देखेगा कि ये तो भाई रेस्ट पे है, ये तो भाई रेस्ट पे है 10 kg ब्लॉक, और ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, और ये भी रेस्ट पे है, तो इसको ये कैसे जस्टिफाई करेगा, सो देखो, तो ये जो फ्रेम है ये तो खुद एक्सीलरेटेड था फोर्स है ना, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये क्या है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है,
तो ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा कि देखो यहां एक फ्रिक्शन ऐड कर रहा था आगे 40 न्यूटन, ये रियल फोर्स है, ये तो ऐड करेगा ही। यहां एक फ्रिक्शन ऐड कर रहा था 40 न्यूटन, यहां एक फोर्स ऐड कर रहा था कितना 120 न्यूटन। ये तो रियल फोर्स है, ये तो सब देख रहा था, ये तो वो भी देख रहा था। बट ये जो नया देखेगा वो क्या देखेगा, ये कहेगा देखो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी ऐड कर रहा था, कितना, इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी ऐड कर रहा था, कितना, मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, जिस ब्लॉक को देख रहा है उसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में। यानी ये जो स्यूडो फोर्स देखेगा इसके ऊपर, ये लेगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर 40 न्यूटन। तो ये क्या बोलेगा, नेट फोर्स कितना है, ये बोलेगा एफ नेट तो 0 हो गया, इसीलिए ये एक्सेलरेटेड नहीं है। ये कहेगा फ्रिक्शन और स्यूडो फोर्स कैंसिल हो गया। इस पे ये क्या कहेगा, इस पे ये क्या कहेगा, 120 इधर था, ये इधर था, बट चूंकि ये खुद एक्सेलरेटेड है, यहां ये एक स्यूडो फोर्स भी लेगा, यहां पे ये एक स्यूडो फोर्स भी लेगा। ये कितना लेगा 30 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन 4, कितना हो जाएगा 120, 120 प्लस 40, नो, हाँ ठीक है 120, ये 160 है ना, सॉरी ये 160 है, ठीक है ना। तो इसको भी क्या आएगा नेट फोर्स 0 ना, इसको नेट फोर्स कितना आएगा 0 आएगा ना। तो ये क्या कहेगा, इस पे भी नेट फोर्स बोलेगा 0 है, नेट फोर्स 0 है, वेलोसिटी 0, वर्क डन हुआ नहीं, नो वर्क डन, नो चेंज करनी, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे। ये स्लिप भी करता तब भी ऐसा ही होता। जैसे एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, एक्चुअली हमको इसको स्लिप कराना चाहिए था, हम इलस्ट्रेशन थोड़ा मतलब आसान ले लिए, चलो हम इसको यहां जस्टिफाई कर देते हैं। ये बताओ एक ब्लॉक है, इस पे एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक है 20 kg का और ये ब्लॉक है 10 kg का। यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5, यहां तुमने एक फोर्स लगा दिया, कितने का 210 न्यूटन का। ये स्मूथ है, क्या दोनों साथ चलेगा, क्या दोनों साथ चलेगा, अगर साथ चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 7, अगर दोनों साथ चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 7, 210/30। अगर दोनों साथ चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 210 डिवाइडेड, दोनों को एक मास मान लो, अगर दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं है तो 210/30 7। बट ये 7 इसको मिल नहीं सकता है, क्योंकि यहां अगर 7 चाहिए, इस ब्लॉक को 7 का अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो यहां फ्रिक्शन होना पड़ेगा 70 न्यूटन, जबकि यहां फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल कितनी है 50 न्यूटन, है ना। यस सर। तो यहां स्लिप करेगा, दिस स्लिप, ये स्लिप्स, तो इसमें काइनेटिक और स्टैटिक सेम है क्या? हाँ दोनों सेम, दे स्लिप, therefore relative slipping is there, relative slipping is there, and friction is the maximum value of friction and that is 50 Newton that acts। यानी तुमको यहां पे क्या मिलेगा समझो, एक्चुअली तुम्हारा जो कंडीशन है वो इस तरह से होगा, इसके ऊपर सिर्फ एक फ्रिक्शन ऐड करेगा, कौन सा 50 न्यूटन, और नीचे वाले के ऊपर दो फ्रिक्शन दो ऐड करेगा, एक 210 और एक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू कितनी होगी 50 न्यूटन, ठीक है। ये 10 kg है और ये 20 kg है। इसकी एक्सेलरेशन आएगी अलग, कितनी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी एक्सेलरेशन आएगी अलग, कितनी 210 माइनस 50, 210 माइनस 50 कितना हो गया 160, 160/20 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना।
समझ रहे हो? यस सर। कोई डाउट यहां तक? अब मैं जिस फ्रेम से बोलो मैं इसको जस्टिफाई कर दूंगा। इसका नाम दे दो ए ब्लॉक, इसका नाम दे दो ए ब्लॉक, इसका नाम दे दो बी ब्लॉक। मैं ए पर बैठकर या बी पर बैठकर अगर देखूंगा और स्यूडो फोर्स का वर्क डाल लूंगा, मुझे आंसर सेम आएगा, मुझे मैचिंग आएगा। ग्राउंड पे मैं इसमें नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राउंड में भी कर सकता हूं, फिर एक वो तो कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हम किस फ्रेम में करते हैं बता रहा हूं। वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, apply work energy theorem in frame B, in frame B। हम इसके ऊपर बैठ के वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, हम इसके ऊपर बैठ के वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, यहां पे बैठ के। तो सब कुछ यहीं से देखना है, सब कुछ। तो ये बताओ, अगर हम इस फ्रेम पे बैठ जाएं तो इस फ्रेम से अगर हम देखें तो हमको क्या दिखेगा। अगर हम इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं तो हमको इस फ्रेम पे बैठ के इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सीलरेशन क्या दिखेगी, 0 दिखेगी। दिखेगी ना? यस सर। इसकी एक्सीलरेशन क्या दिखेगी। हम खुद 8 से जा रहे हैं, ये 5 से जा रहा है, हम खुद 8 से जा रहे हैं और ये 5 से जा रहा था, तो हमको इस फ्रेम को ये किस एक्सीलरेशन दिखाई देगा, 5 से पीछे, सॉरी 3 से पीछे होगा। यस सर। ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में बी का एक्सेलेरेशन 0 है और इसके रेस्पेक्ट में इसका जो है क्योंकि ये फास्ट भाग रहा है, इसको लगेगा ये पीछे छूट रहा है, 3 है। अब इसको ये जस्टिफाई कैसे करेगा। अच्छा, इसको पहले जस्टिफाई कैसे, पहले ये फोर्स देखो। ये पर्सन फोर्स डायग्राम क्या लेगा, ये पर्सन फोर्स कौन कौन सा देखेगा। ये जो पर्सन है जो खुद एक्सीलरेटेड था, किस एक्सीलरेशन से, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये इस न्यूटन्स लॉ के इस एक्सीलरेशन को कैसे जस्टिफाई करेगा। सो देखो, ये कहेगा देखो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था कितना, 210 न्यूटन, ये रियल फोर्स है। इसके ऊपर एक और लग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स, कितना लग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स, इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था इधर की तरफ, कितना, 50 न्यूटन। यहां पर एक फोर्स लग रहा था आगे के तरफ, कितना, 50 न्यूटन। ये तो था ही था, चूंकि हम खुद एक्सीलरेटेड हैं 8 से, हम इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लेंगे, हम इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लेंगे, कितना लेंगे बताओ, 20 इंटू 8। इसका मास कितना है 20 और मेरी एक्सेलेरेशन कितनी थी 8, इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा स्यूडो फोर्स 20 इंटू 8 यानी 160 न्यूटन। देखो तो तीनों कैंसिल हो रहा है। तीनों कैंसिल हो रहा है। यस सर। तो इसने जस्टिफाई कर दिया। इसको देखो, इसको ये कहेगा देखो 50 न्यूटन तो ये था ही, इसके ऊपर mg नॉर्मल छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल में 50 न्यूटन ही एकमात्र फोर्स था, रियल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये कहेगा बिकॉज मेरी एक्सीलरेशन 8 है तो मैं इस पे एक स्यूडो फोर्स लूंगा, किस डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में, अपने एक्सीलरेशन के अपोजिट। कितना लूंगा मैं, इसके ऊपर फोर्स लूंगा मास 10, एक्सीलरेशन 8, कितना हो गया 80 न्यूटन। इसको इस पे स्यूडो फोर्स कितना दिखेगा 80 न्यूटन। तो ये क्या बोलेगा, नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, ये क्या बोलेगा, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, स्यूडो है लेफ्ट के तरफ, मास 10 kg इंटू 8 मेरा एक्सीलरेशन, स्यूडो फोर्स लेफ्ट वर्ड 80, फ्रिक्शनल फोर्स राइट वर्ड 50, नेट फोर्स इज 30 by 3, 30 by 10, नेट फोर्स कितना हो गया 80 माइनस 50, 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एकदम जस्टिफाइड है ना। अब ये लगाएगा वर्क
एनर्जी थ्योरम। अब ये लगाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, किस पे लगाएगा? ऑन बी। ये बी पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएगा तो बोलेगा एफ नेट इज 0। देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। एफ नेट इज 0, वर्क डन इज 0, के इनिशियल 0, के फाइनल 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ नेट 0, एफ नेट 0, ये और ये मिलके कैंसिल हो गया, तो जो वर्क ये करेगा पॉजिटिव उतना ही ये दोनों मिलके करेगा नेगेटिव, क्योंकि यहां से जब x डिस्टेंस इस पार्टिकल को राइट ले जाओगे 210 इंटू एक्स, 210 इंटू एक्स प्लस वैसे भी इसके लिए डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट ही 0 है क्योंकि उसी पे बैठा हुआ, तो इसको वर्क डन 0 है। 0 इज इक्वल टू 0, जस्टिफाइड है। अप्लाई ऑन, अब ये अगर वर्क एनर्जी थ्योरम इस पे लगाएगा तो क्या लिखेगा जरा देखो, ये लगाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ए। अपर ब्लॉक पे ये लगा रहा है, ये पर्सन अपर ब्लॉक पे वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको दो फोर्स दिख रहे हैं और एक एक्सीलरेशन दिख रहा है, तो ये बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? इस पर्सन को इसका एक्सीलरेशन दिख रहा था, इस पर्सन को इसका एक्सीलरेशन 3 दिख रहा था, ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट x, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3t होगी ना। तो ये लिखेगा वर्क डन, क्या लिखेगा? इसकी वजह से वर्क डन क्या लिखेगा? -50। -50 क्यों? इसको ये फ्रिक्शनल फोर्स राइट लग रहा है, इसके रेस्पेक्ट ये पीछे भाग रहा है। -50 इंटू हाफ इंटू 3t स्क्वायर, एग्रीड? -50 इंटू हाफ इंटू 3t स्क्वायर, और ये जो 80 न्यूटन था स्यूडो फोर्स, इसकी वजह से क्या लेगा? +80 इंटू हाफ इंटू 3t स्क्वायर लेगा ना। देखो अगर ये x डिस्प्लेसमेंट गया है तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर ये x डिस्प्लेसमेंट गया है पीछे तो ये -50 इंटू एक्स, -50 इंटू एक्स प्लस 80 स्यूडो फोर्स इंटू एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। और जब ये k इनिशियल लेगा 0 और k फाइनल कितना लेगा? देखो हाफ, मास कितना है इसका? 10, स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से t टाइम में कितना स्पीड गेन करेगा? 3t। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? 30 इंटू हाफ इंटू 3t स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, 30 नेट फोर्स इंटू हाफ एक्सीलरेशन t स्क्वायर, और हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल है? 45, हाँ इक्वल। ये 45 t स्क्वायर और ये है 9 इंटू 10, 90/2, 45 t स्क्वायर, दोनों सेम, दोनों सेम, ठीक है। अब देखो तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ये तो खैर हम इलस्ट्रेट कर रहे थे कि वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होता है स्यूडो फोर्स लेने से, ठीक है। SC वर्मा का लास्ट क्वेश्चन है, SC वर्मा का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो और भी मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं वो समझो, इस क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं और फिर इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। स्यूडो फोर्स के केस में वर्क डन का क्वेश्चन कैसा होता है। तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो है एक स्मूथ, ये जो है एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस
स्फेरिकल, हेमी स्फेरिकल, हेमी स्फेरिकल, वेज है या पेपर वेट टाइप का है। इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर, ठीक है। तुमने इसके ऊपर यहां एक ब्लॉक रख दिया था, तुमने यहां एक ब्लॉक रख दिया था, ठीक है। ब्लॉक का मास होगा कुछ एम, ब्लॉक का मास है कुछ एम, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, इसको अब तुम खींच रहे हो विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए नॉट। नाउ wedge is moved rightwards with constant acceleration a naught, with constant acceleration a naught। तुम इसको a naught से खींच रहे हो, ठीक। क्वेश्चन है find the speed of the block, find the speed of block with respect to wedge, find the speed of block with respect to wedge when it has rotated by theta, by angle theta। मतलब जब तुम इसको खींचोगे ये इस पे स्लिप करेगा ऐसे करके। जिस समय ये यहां पहुंच गया है कितना पे, एंगल थीटा से ये घूम चुका है, उस समय तुमको इसकी स्पीड निकालनी है, उस समय तुमको इसकी स्पीड निकालनी है। किसके रेस्पेक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। किसके रेस्पेक्ट निकालना है, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। जैसे विथ रिस्पेक्ट टू वेज निकालना है जब ये एंगल कितना घूम चुका होगा, थीटा। जिस समय ये एंगल घूम चुका होगा थीटा, उस समय वेज पे खड़े पर्सन को ये किस स्पीड से दिखेगा, यही निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करो, वेज पे बैठ के क्वेश्चन बनाओ। विथ रिस्पेक्ट टू वेज पूछा है, वेज पे बैठ के बनाओगे, समझ रहे हो। जैसे तुम वेज पे बैठ जाओगे, सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वेज फ्रेम। दिस इज अ वेज फ्रेम, दिस इज योर वेज फ्रेम। तुमको वेज फ्रेम में क्या दिखेगा बताओ। वेज फ्रेम में किसी भी मोमेंट पे इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस ऐड करेंगे बताओ। वेज फ्रेम में अगर देखोगे किसी भी टाइम पे इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस ऐड करेंगे। एक फोर्स ऐड करेगा कितना, mg, ये तो ऐड करेगा ही। एक ऐड करेगा नॉर्मल, और बिकॉज ये खुद एक्सिलरेटेड है किससे, ए नॉट से, तो एक ऐड करेगा स्यूडो फोर्स। कितना, सही है। क्या इस पूरे मोशन में यहां बैठ के देखोगे ये तुमको सर्किल पे जाता दिखेगा, इस ट्रैक पे mg नीचे, नॉर्मल इधर, ए नॉट इधर दिखेगा। यस सर। इसी फ्रेम में है। स्यूडो फोर्स क्यों लिए हैं, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी भी इसी फ्रेम में लिखेंगे। बड़ा सिंपल है। अब लिख दो, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्यूडो इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय नॉर्मल हो जाएगा 0। नॉर्मल कभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि इस फ्रेम में क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन पे जाएगा, तो हमेशा ये टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा और ये नॉर्मल में होगा। ये गया, ये गया ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये बताओ जब यहां से यहां तक आएगा तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा। जब ये यहां से यहां तक आएगा थीटा एंगल, ये हाइट कितनी थी r, ये हाइट कितनी थी वर्टिकल हाइट r, ये डिस्टेंस कितनी है r cos थीटा है। ये हाइट थी r और ये r cos थीटा, तो कितना हो जाएगा बताओ, mg इंटू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। वर्क में ग्रेविटी कितना होगा, देखो ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स है। सो क्या हो जाएगा, mg नीचे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। r माइनस r कॉस थीटा, r माइनस r कॉस थीटा,
r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया प्लस वर्क डन। स्यूडो फोर्स का वर्क डन। स्यूडो फोर्स एक यूनिफॉर्म फोर्स है। देखो स्यूडो फोर्स हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन का है। स्यूडो फोर्स हमेशा सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन का है। जैसे ग्रेविटी होता है सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन का, उसी तरह से स्यूडो फोर्स भी है, हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड है, ए नॉट इसकी कांस्टेंट है और सेम डायरेक्शन है। तो सिंपली क्या करोगे, बताए थे थर्ड केस में, जब फोर्स कांस्टेंट हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, सिंपली फोर्स जैसे ग्रेविटी में करते थे, फोर्स इनटू कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बताओ जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? क्या ये होगा r sin थीटा? क्या ये हो जाएगा r sin थीटा? यस सर। इन द डायरेक्शन ऑफ दिस स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन होगा m a नॉट फोर्स इंटू r sin थीटा। प्लस साइन, क्यों प्लस साइन? क्योंकि इसी के डायरेक्शन में, जिधर स्यूडो फोर्स उसी डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। यहां v क्या है? स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द वेज, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। आ गया तुम्हारा आंसर। m सब में से कट जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ए नॉट इंटू आर साइन थीटा। तुम यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, ये हो गया स्पीड। ये है एससी वर्मा का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे भी और भी क्वेश्चंस बहुत सारे बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम और भी क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मान लो कि क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ले, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो। देखो मान लो हमारे साथ क्वेश्चन इस टाइप से है, मान लो हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से है कि ये एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली है, एक कार है, एक कोई कार है, ठीक है, ये जो है एक कोई जो है तो कार है। हमने क्या किया है इसमें, ऐसे करके एक बॉब को पकड़े हुए हैं, एक पेंडुलम बॉब है, ये लेंथ L है स्ट्रिंग की, इसकी मास M है, ये पेंडुलम बॉब है। हम इसको थीटा पे पकड़े हुए थे, क्या किए थे, इसको थीटा पे हम पकड़े हुए थे। तभी क्या हुआ, ये चलने लगा, या ये चल रहा है एक्सीलरेशन किससे, ए नॉट से, ये ट्रॉली चल रहा है। और हम क्या करते हैं, यहां जो पर्सन खड़ा था, समझो यहां जो पर्सन खड़ा था, ये क्या करता है, ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा था इस तरह से, जो उसको पकड़े हुए था, उसको छोड़ देता है, ये इसको लीव्स फ्रॉम रेस्ट। ये पर्सन क्या करता है, मिस्टर बी, इसको रेस्ट पे छोड़ देता है, इसको ये रेस्ट पे छोड़ देता है, ये स्विंग करेगा, हम जानते हैं ये स्विंग करेगा, ऐसे जाएगा, फिर हो सकता है वापस आएगा। हमसे ये पूछा गया है कि जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ही, बॉटम मोस्ट पॉइंट जब भी पहुंचेगा, फाइंड दिस पर्सन बी लीव्स द बॉब with angle theta. Find the speed. Find the speed of bob with respect to man at its bottommost point. At its bottommost point. तो क्या करोगे, इसको तुमने छोड़ दिया, ये स्विंग कर, यहाँ पे इसकी स्पीड निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू बी, पर्सन बी के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड निकालनी है, जो भी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, तो वही करो। चूंकि स्पीड रिस्पेक्ट टू बी पूछी गई है, तो स्यूडो फोर्स लगा दो। स्यूडो फोर्स लगाओगे, इस पूरे मोशन में तुम क्या देखोगे, इस पूरे मोशन में इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स ऐड कर रही थी। एक फोर्स ऐड कर रही होगी mg, एक फोर्स ऐड कर रही होगी
mg, दूसरी फोर्स ऐड कर रही होगी टेंशन T, और तीसरी फोर्स ऐड कर रही होगी स्यूडो फोर्स, कितना ma0 है ये ना। इस पर्सन के फ्रेम में, क्योंकि खुद एक्सिलरेटेड है, स्यूडो फोर्स इधर, टेंशन का वर्क डन होगा 0, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्यूडो, के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय टेंशन खत्म, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ये 90 डिग्री पे, वेलोसिटी के साथ ही हमेशा 90 डिग्री बना रहा था। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, देखो mg इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये यहां से इसका डेप्थ पहले कितना था l cos थीटा, और फिर अब कितना l, तो ये नीचे आ गया l माइनस एल cos थीटा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। स्यूडो फोर्स लेफ्ट है और ये चला गया राइट, स्यूडो फोर्स कांस्टेंट है लेफ्ट और ये गया है राइट, कितना l साइन थीटा, इसीलिए वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स होगा माइनस ma0 इंटू एल साइन थीटा, माइनस ma0 इंटू एल, क्योंकि इसके ऑपोजिट गया है, कांस्टेंट फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स है और उसके अपोजिट है, तो माइनस होगा, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहां अगर स्पीड v है तो तुमसे कभी अगर ये पूछे, ये तो क्वेश्चन हो गया, तुम स्पीड निकाल सकते हो, कभी ये पूछे देखा गया, क्या देखा गया, इट इज फाउंड दैट व्हेन दिस स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, व्हेन दिस स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल इट कम्स टू रेस्ट। ये देखा गया when the string becomes vertical it comes to rest, again comes back। इसका मतलब v कितना दिया, 0। अगर यहां पर आके ये रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब v है 0, तो तुम a0 को निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ g, तुम a0 को निकाल सकते हो, कितनी एक्सेलरेशन दें तुम, ये क्या हो जाएगा बताओ, m कट गया, m कट गया, अगर ये 0 होगा, m कट गया, m कट गया, l कट गया, l कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा के टर्म में तुम ये भी निकाल सकते हो, कोई और कंडीशन देगा वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम कर सकते। क्या चीज, हाँ जी एन थीटा बहुत, हाँ बिल्कुल, a0 इन टर्म्स ऑफ जी एन थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा क्वेश्चन में दिया हो तो तुम a0 को g के टर्म में निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पैकेज में भी हैं, मैं इसका क्लासिफाई किए हुए तो बता दूंगा, ठीक है। अब जरा देखो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने पहले भी देखा है कि जब एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, और हमने उसको भी ये किया था। तो ये बताओ कि वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो ये डिस्क है, ये डिस्क है जो कि स्पिन कर रहा है, घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है। जब तुम्हारा एक ब्लॉक यहां पर है, जब तुम्हारा एक ब्लॉक यहां पर है, कितने डिस्टेंस पे, 8 डिस्टेंस पे, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है बताओ, इसका मास m, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, अगर हम यहीं इसी फ्रेम पे बैठ के देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है बताओ, m इंटू जो इसको देख रहा है उसका खुद का एक्सीलरेशन, वो क्या है, सर्कुलर मोशन में है, जो यहां बैठा है वो तो खुद एक्सीलरेशन में है ना सेंटर की तरफ, उस ऑब्जर्वर की खुद की एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है, कितनी, ओमेगा स्क्वायर आर, तो वो क्या करेगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर रेडियली आउट लेगा। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम बोलते हैं, मान लो इसको हम बोलते हैं F सेंट्रीफ्यूगल, CF, F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F सेंट्रीफ्यूगल, इसकी मैग्नीट्यूड है m ओमेगा स्क्वायर आर और डायरेक्शन है r कैप, है कि नहीं,
यस सर। तो क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? क्या ये सेंट्रल फोर्स है? यस सर। सेंट्रल फोर्स है। इसीलिए तुम इसको यहां से लेके यहां तक चले जाओ, कहीं से कहीं तक चले जाओ, इस पूरे पे इसको मूव करा दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क डन 0 होगा। इस पे से कहीं यहां से यहां ले आओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क डन 0 होगा। अगर तुम जानना चाहते हो यार ये आर से डी आर मूव कर गया, ये डिस्टेंस आर जो है इंक्रीज करके कितना हो गया, आर प्लस डी आर रेडियली, तो उसमें डी डब्ल्यू होगा एफ सेंट्रीफ्यूगल, डी डब्ल्यू ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। देखो डी डब्ल्यू ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल डॉट डी आर, एंड दैट वुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर कैप डॉट डी आर। ये हम रेडियली आउट ले रहे हैं, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। तो अगर तुम टोटल वर्क डन निकालना चाहते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, तो सिर्फ तुम्हारा मैटर करता है इनिशियल डिस्टेंस क्या था और फाइनल डिस्टेंस क्या है। ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट से जब डॉट प्रोडक्ट हो जाता है ए डॉट बी होता है ए बी, यहाँ ए डॉट बी में ए और बी वेक्टर होता है, बट जब ए बी कॉस थीटा लिखते हैं तो ए और बी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये सिर्फ हो जाएगा वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय 2। यानी अगर ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2, दो सर्किल बना लो R1 और R2 का, R1 से लेके R2 तक। तो मैटर ये नहीं करता है कि यहां से यहां गया या यहां से यहां गया, मैटर करता है यहां से इस सर्किल के किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाएगा, ये होगा वर्क डन। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि डिस्क के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है, तो इसको तुम लिख सकते हो के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहां ये इनिशियल और फाइनल लोगे विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, ये डिस्क के रेस्पेक्ट में स्लिप करेगा, ये डिस्क के रेस्पेक्ट में स्लिप करेगा और फाइनली बाहर जाके गिर जाएगा। तो उस स्पीड को इसके रेस्पेक्ट में ये किस स्पीड से बाहर भाग रहा है ये ब्लॉक, उसको तुम यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि तुमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिया है, तुमने डिस्क फ्रेम में लिया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशन का फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स कैसा होता है, कैसे क्या करते हैं देखो। मोर एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स, मोर एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तुमने सुना ही होगा। आर कैप, आर कैप का मतलब है रिपल्सिव। एज्यूमिंग कि दोनों, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। तो अगर यहां पर ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है Q1 और यहां एक चार्ज है Q2 और ये इनकी पोजीशन वेक्टर है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड करता है, आर कैप के डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ आर है और ये आर कैप है, ये सेंट्रल फोर्स होगा, ये सेंट्रल फोर्स होगा। तो हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर इस आर को उसी के डायरेक्शन में डी आर से बढ़ा दो, इस आर डिस्टेंस को उसी के डायरेक्शन में डी आर से बढ़ा दो, तो डी डब्ल्यू होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर। और जब डॉट डी आर लोगे तो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर कैप जो ये हो जाएगा डी आर। डी आर यहां सिर्फ डिस्टेंस है, क्योंकि तुम अगर ऐसे भी जाते तो भी तुम यही लेते, क्योंकि तब तुम लेते कॉस, यहां हम क्या ले रहे हैं कॉस 0 डिग्री। और अगर तुम ऐसे जाते तो क्या लेते डी आर कॉस थीटा, तो डी आर कॉस थीटा फिर इंक्रीजिंग डिस्टेंस ही होता।
तुम देख सकते हो, तुमको टोटल वर्क डन निकालना है, तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे। कहां से? इनिशियल डिस्टेंस सेपरेशन R1 से लेकर फाइनल सेपरेशन R2 तक। तो टोटल वर्क डन आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 dr/r स्क्वायर माइनस 1/r, r⁻² का इंटीग्रेशन, r⁻² का इंटीग्रेशन r⁻² + 1 by -2 + 1। कहां से? R1 से R2। दैट वुड बिकम इक्वल टू 1/4πε0 1/r1 - 1/r2। ठीक, हम इसी को, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल सेपरेशन पे। तो समझो अगर यहां पे ये एक चार्ज है Q, और इस पूरे स्फेयर पे यहां पे एक चार्ज है Q1 सेंटर पे, चाहे Q2 को यहां रखो, चाहे Q2 को यहां रखो, और चाहे Q2 को यहां रखो, इन दोनों बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए? R। यहां से इसको लेके यहां तक आओ, Q2 को यहां से लेके यहां तक आओ, इनिशियल डिस्टेंस क्या रखोगे? R। फाइनल क्या रखोगे? R। वर्क डन कितना होगा? 0। 1/r - 1/r 0, वर्क डन होगा ही नहीं। तुम R1 के स्फेयर पे किसी पॉइंट पे हो, R1 रेडियस के स्फेयर पे किसी पॉइंट पे हो, उससे मूव करके कहां पहुंच जाओ? R2 के स्फेयर के किसी पॉइंट पे पहुंच जाओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, तुम्हारा वर्क डन होगा 1/r1 - 1/r2 ही रहेगा। खैर, जब